जय महाकाल। दोस्तों, शुरुआत करते हैं नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक में जो बताया जाएगा वो धातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में बताया जाएगा। का हो कैसे वाला लो तो लो ठीक वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में ये है कि ये चीज़ें पूछी जाएगी कि रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, और ये समझ लीजिए कि अति महत्वपूर्ण अपने आप में बहुत सारे रासायनिक गुणधर्म को एक ही वीडियो में और एक छोटे से टॉपिक में निपटा देंगे। ज़्यादा समझने और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 4-5 पेज बुक का एक छोटे से वीडियो में समेट लीजिए और देख लीजिए। ये आपका सब टॉपिक लिखा हुआ है और सब आंसर लिखा हुआ है। आप किसी भी बुक को उठा के खोल लीजिए, यहाँ तक NCERT को खोल लीजिए, उसमें भी इस तरह का नहीं मिलेगा। अब परिभाषा सुनिए। सवाल आपसे NCERT का पूछता है, धातुओं का वायु में दहन, दहन का मतलब होता है जलाना, ठीक है। अगर धातुओं को वायु में अगर जलाया जाएगा, ठीक है, दहन किया जाएगा तो क्या होगा। सवाल ये है आपसे, अगर धातुओं को वायु में दहन किया जाए, दहन का मतलब जला दिया जाए, धातु है। एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं, रुक जाइए। एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, ये हमारा धातु है ना। ये चिमटी है, बड़ी बड़ी अच्छे लोगों को सुधार देती है। सुधारने का काम ये जो है अक्सर महिलाएं जो है हस्बैंड के साथ करती हैं ना। ये चिमटिए से सुधारती हैं। नहीं कुछ छू मिलेगा तो चिमटिए से मारना चालू कर देती हैं। नाक पकड़ लेंगी, हाथ पे कुछ कर लेंगी, लेकिन कर देती हैं। ये धातु है। इस धातु को ऑक्सीजन में नीचे से आग लगा दीजिए, जला दीजिए। जला देने पर क्या होगा, सवाल ये है। तो जला देने पर ये होगा, देखिए, धातुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे जलाएंगे तो वो ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। उसी को कहते हैं धातु या मेटल ऑक्साइड। ये देख लीजिएगा, याद रखिएगा। अगर लड़की होगी तो तुम सीख लेना बनी कि मारा कैसे जाएगा, और जब लड़का होगा तो तुम सुन लेना और समझ लेना तुमको मार कब खाना है। ये सब जो है नियम है और नेचर की प्रकृति का नियम है, और ये प्रकृति का नियम बदलता नहीं है। महिलाएं अक्सर पीटती हैं, ठीक है। तो आइए, धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। तो धातुएं ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं, धातु ऑक्साइड बना देती हैं। मतलब लोहे को अगर जला दिया जाए तो लोहा आयरन ऑक्साइड बना देगा, और आयरन ऑक्साइड यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। कॉपर की बात करते हैं, कॉपर और ऑक्सीजन ये दोनों को आपस में मिलाया गया। आप यही रिएक्शन लिखेंगे, इसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, लोहे को जितने भी धातुएँ होती हैं, सभी धातुएँ, सभी लगभग सभी धातुएं क्या करती हैं, सभी धातुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है, जलाया जाता है, तो धातु ऑक्साइड। आप एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। एग्जाम्पल में कॉपर प्लस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो आयरन ऑक्साइड बना देगा। अब बात करते हैं आयरन ऑक्साइड, जो जैसे मान लीजिए कि धातु ऑक्साइड बना देगा। तो धातु ऑक्साइड जो होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, धातु ऑक्साइड जो बनती है, यहाँ से जो धातु ऑक्साइड बनेगी, ये दो रूपों में हो जाती है, ठीक है। 2 रूपों में हो सकती है। कभी कभी ये अम्लीय प्रकृति की होती है और कभी कभी यह क्षारीय प्रकृति की होती है। ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी यह अम्लीय प्रकृति की होती है, कभी कभी यह क्षारीय प्रकृति की होती है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसे हम उभयधर्मी गुण कहा जाते हैं या गुण कहते हैं, इसे उभयधर्मी गुण कहते हैं। यही प्रक्रिया इसमें भी आ जाती है। इसमें भी ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है, इसमें भी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनता है वहां पे अम्लीय और क्षारीय प्रकृति आना तय है, निश्चित है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्साइड बनता है, और ऑक्साइड अक्सर अम्लीय होता है या तो क्षारीय होता है। बात करते हैं दूसरा सवाल, आपसे ये पूछ देगा, धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया। चलिए दोस्तों, जैसे हमने देखा कि हम लोग देख रहे हैं कि धातुएं जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं, उनका दहन किया जाता है तो वे ऑक्साइड बनाती हैं। वे ऑक्साइड अक्सर अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की होती हैं। लेकिन बात करते हैं कॉपर और ऑक्सीजन की, तो कॉपर और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्षारकीय प्रकृति का हो जाता है। लेकिन कैसे कहेंगे कि कौन अम्लीय और क्षारीय। ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम और जिंक, ये अगर इनको जलाया जाए, एल्युमिनियम को जलाया जाए या चाहे जिंक को जलाया जाए,
ये जो होते हैं इनको जलाने पर जो ऑक्साइड बनते हैं, ये ऑक्साइड लगभग अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के हो जाते हैं, इसलिए इन्हें उभयधर्मी कहा जाता है। अक्सर जो है कहा जाता है कि जिन धातुओं को ऑक्सीजन के संपर्क में जलाया जाता है वे क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल भी केमिस्ट्री में चीज़ें हो जाती हैं। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो दोनों का व्यवहार करती हैं, जिसमें जैसे एल्युमिनियम की बात कर सकते हैं और आप जिंक की बात कर सकते हैं। तो ये जो होते हैं वो क्या कहते हैं, किस प्रकृति के होते हैं, ये जो होते हैं ये अक्सर उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, और यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो क्षारीय प्रकृति के बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को एकदम ध्यान से एकदम देखते रहिए। आप ये मत समझिए कि आप बोर्ड में हैं और बोर्ड के बाद आप आगे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे। अक्सर ये चीज़ें पूछ दी जाती है कि इसका ऑक्साइड किस प्रकृति का होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय प्रकृति का होगा। तो ये चीज़ें आप यहीं से सीख लीजिए कि अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। बात करते हैं जब धातुओं को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो क्या होता है, क्या होता है जब धातुओं को जल में डुबो दिया जाए, ये भी सवाल इस तरह से भी पूछ सकता है। या क्या होता है कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन देती हैं। अब बात करते हैं पोटेशियम को पानी में डाल दिया जाए। पोटेशियम प्रकृति का सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, एक तत्व भी कह सकते हैं, धातु भी कह सकते हैं। प्रकृति का सबसे तेज या सबसे रिएक्टिव जो होता है तत्व माना जाता है या धातु माना जाता है। पानी में जैसे डुबोएंगे, जैसे डालेंगे, तुरंत अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया क्या बनाती है, KOH। और ये KOH एक तरह से क्षारीय प्रकृति का हो गया। अब ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाती है, कभी कभी क्षारीय हो जाती है, कभी कभी अम्लीय। तो यहाँ पे क्षारीय, जहाँ OH लगा वहाँ क्षारीय, जहाँ H लग गया वहाँ क्या हो गया, अम्लीय प्रकृति का बन गया। और यहाँ पे देख सकते हैं K+H2O के साथ मिलकर क्या बनाएगा, KOH। लेकिन मेन चीज़ तो हमें आपको बताइए ना कि मेन चीज़ क्या होता है, इसमें से कौन सी गैस निकलती है, इसमें से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बुलबुले के रूप में निकल जाती है। अब ध्यान से सुनिए, जैसे ही किसी भी धातु को पानी के अंदर डाला जाएगा तो वह पानी के अंदर जाते ही वह अपना रूप बदलता है और ऑक्साइड बनाता है। या तो ऑक्साइड बनाएगा या तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और जैसे बनाएगा तो उसके दो प्रकृति हो सकते हैं, अम्लीय और क्षारीय। जहाँ OH लगेगा वहाँ तुरंत पता चल जाएगा कि क्षारीय। कुछ ऐसे तत्व अगर कॉपर के साथ जुड़ेगा तो कॉपर ऑक्साइड, तो वहाँ पे भी क्षारीय। लेकिन एल्युमिनियम के साथ जुड़ गया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अम्लीय बन जाएगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका मतलब नहीं है, बात यह है कि उसको डालने पर क्या बनेगा, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है और कुछ ऊर्जा निकलती है। तो ये हो गया, इस तरह की अभिक्रिया को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ध्यान से सुनिए, इस अभिक्रिया को जिसमें से ऊर्जा मुक्त हो रही है, ऊर्जा हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक नहीं बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अगला सवाल बन जाता है, क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया, जो प्रक्रिया आपने पानी के साथ कराया था वही प्रक्रिया अम्ल के भी साथ हो जाता है। जब धातु को अम्ल में डाला जाएगा तो क्या होगा, तो धातुएं जब अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तनु अम्ल रहता है। कॉन्सनट्रेटेड अम्ल के साथ धातुओं का अभिक्रिया नहीं कराया जाता है। तनु अम्लों के साथ जब धातुओं की अभिक्रिया कराई जाती है तब लवण और हाइड्रोजन बनता है। बात करते हैं, अब देखिए, जैसे Fe और HCl के साथ मिलाएंगे, Fe माने हो जाएगा आयरन, और HCl के साथ आप मिलाएंगे तो FeCl3+CH2 बन जाता है, फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन। यानी सोडियम को भी अगर मान लीजिए, सोडियम को भी अगर HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता और उसमें से क्या निकलता, जो है यानी जो है वहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। तो इस आधार पे आप क्या कह सकते हैं, Fe और HCl के साथ मिला के FeCl3 बना दिया। बात करते हैं, अगर सोडियम की बात करते हैं, सोडियम को अब अगर मान लीजिए एसिड में डाल देते हैं, अम्ल में डाल देते हैं, तो वहाँ पे भी अभिक्रिया होती और अभिक्रिया के बाद आपका लवण बनता। तो ये लवण है, FeCl3 एक तरह से साल्ट है, और ये अभिक्रिया करने के बाद लवण और हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या कर रहा है, निकाल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो कहने का मतलब ये भी होता है कि चाहे धातु हो, चाहे पानी हो, चाहे अम्ल हो, दोनों के साथ धातु अभिक्रिया करता है तो उसमें से क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये अति महत्वपूर्ण सवाल है, आपके एग्जाम के हिसाब से कहा जाता है कि धातुएं अक्सर अम्लों के साथ या पानी के साथ अभिक्रिया करके उसमें से हाइड्रोजन गैस क्या करती हैं, निकालती हैं, रिलीज करती हैं, क्योंकि ये जो होती हैं अक्सर माना जाता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी, आप आगे पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी। अक्सर जो होती हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर पाई जाती हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको ECS सीरीज कहते हैं।
जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर पाई जाती हैं वो अक्सर अम्लों से क्रिया करके क्या बना देती हैं, अम्लों से क्रिया करके FeCl3 और उसमें से हाइड्रोजन गैस क्या करती हैं, मुक्त करती हैं। यह आपका रिएक्शन हो गया और रिएक्शन के साथ साथ आपके एग्जाम्पल में मैंने दे दिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में अन्य धातुएं लवण के विलयन के साथ धातुएं अभिक्रिया करती हैं। मतलब एक अन्य धातु का लवण है और उसके साथ कोई धातु अभिक्रिया कर दिया। मान लीजिए कि एक धातु है और एक बी धातु का एक लवण है, साल्ट है। अभिक्रिया कराने पर ए धातु का लवण बन जाता है, बी बाहर निकल जाता है। इस अभिक्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से सुनिए, Fe के साथ कॉपर सल्फेट मिला दिया जाए। Fe हमारा हो गया आयरन और कॉपर सल्फेट को मिलाएंगे तो ये कॉपरवा को भगा देगा और आयरन जाके जुड़ गया। तो देखिए एक धातु था, ए था, बी का लवण है। अब जैसे अभिक्रिया हुआ तो बी को भगा देगा, बी किनारे हो गया और ए का लवण बन जाएगा, FeSO4 बना दिया। इस अभिक्रिया को कहते हैं प्रतिस्थापन या डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब कि जब धातुएं दूसरे धातु के लवण के साथ मिलती हैं तब क्या बनाती हैं। तो यह अभिक्रिया मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, इसको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। काहे रटने की जरूरत नहीं है, बस विद्युत रासायनिक श्रेणी, बस आपको एक टॉपिक पढ़ लेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। लेकिन यही जब बता दे रहे हैं वहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है। Fe जो होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर पाया जाता है, इसलिए ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है। और ये रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है और ये सल्फेट के साथ जुड़कर फेरस सल्फेट बना देता है। तो इस तरह से अभिक्रिया हो गया। ये जितने भी 4-5 क्वेश्चन मैंने जो लिखा है वो 4-5 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जा रही हैं। इसलिए महत्वपूर्ण सवाल बन जा रहे हैं क्योंकि ये सवाल जो है अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये 5 क्वेश्चन जो हुए एक तरह से समझ लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई तो सवाल जरूर छपेगा, पूछेगा। एकदम कतई एकदम जहर सवाल है, 5 में से एक ठीक आएगा, एकदम नोट कर लीजिए। 5 का मैंने आंसर भी लिख दिया है और आंसर में जब आप वर्ड प्रॉब्लम देखिए, वर्ड मैंने लिखा नहीं है लेकिन अगर ये चीज़ें लिख दिए तो ये चीज़ें आपको पूरा का पूरा नंबर देंगी। अब आंसर कैसे लिखेंगे देख लीजिए। अन्य धातुओं के लवणों के साथ किसी धातु को अगर रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, तो लिख देंगे जब किसी अन्य धातु के लवण के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उसमें अन्य धातु जो धातु का लवण था अन्य के साथ मिलकर धातु का लवण बना देगा और अन्य धातु को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा। इस अभिक्रिया को द्विविध प्रतिस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये आपका केमिकल रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट सवाल है धातुएं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। देखिए बहुत लंबा प्रोसेस है भाई, धातु और अधातु का जो कहानी छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन अभी एक छोटे से क्लास में समझाने की कोशिश करेंगे। धातुएं अक्सर अधातुओं के साथ मिलकर या तो अम्ल बनाती हैं, या तो क्षार बनाती हैं, या तो लवण बनाती हैं। कहीं भाई तीनों कैसे बनाती हैं, तीनों बनाएंगे। धातुएं अगर बात करते हैं, धातुएं जो होती हैं अधातु के साथ मिलेंगी। अब कोई धातु ले लीजिए और अधातु ले लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहीं पर बात करें, चलिए हम यही एक छोटा सा हम लोग समझने की बात करते हैं। ये हमारा हो गया धातु, ठीक है, ले लीजिए Na, और क्लोरीन हो गया, क्लोरीन ले लीजिए। ये हमारा अधातु, ये दिख रहा है आपको, एक धातु एक अधातु है तो मिलकर क्या बना दिया, NaCl। ये क्या है जी बाबू, ये जो है NaCl एक लवण है, तो ये लवण कन्फर्म हो गया। अब बात करते हैं कि देख लीजिए, आप ले लीजिए के है धातु, ठीक, OH ले लीजिए, OH क्या है, अधातु। ये मिलकर क्या बना दिया, क्षार बना दिया। क्लियर है, एकदम क्लियर है। लेकिन बात करते हैं जैसे ही मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि H और हम Cl के साथ मिला दिए तो H और Cl के साथ मिलाकर क्या बनाएंगे, HCl, अम्ल बन गया। कहने का मतलब अम्लीय प्रकृति का हो गया। तो ये तीनों चीज़ें बनती हैं। कहने का मतलब NaCl, KOH और HCl ये लगभग जो होती हैं धातुएं अधातुओं के साथ मिलकर क्या बनाती थी,
धातुएं धातुओं के साथ मिलती हैं, अधातुएं अधातुओं के साथ मिलती हैं, धातुएं और अधातुएं ये भी आपस में मिलती हैं और रिएक्शन करती हैं। रिएक्शन करने के बाद क्या करती हैं, अपना कंपाउंड देती हैं। तो इसका कहानी बड़ी लंबा है, इसको पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इसकी कहानी कैसे होती है, किस तरह से अभिक्रिया करती हैं। यहाँ पे मैंने बस यही बताया कि आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, जान सकते हैं। एग्जाम्पल में बस यही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। मेन सवाल यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में एक तो पक्का है कि तय है कि आना तय है। धातुओं का वायु में जल आने पर क्या बनेगा, तो देखिए ऑक्साइड बनाएगा, और ऑक्साइड क्षारीय, और अक्सर सभी धातुएं जो होती हैं क्षारीय बनाती हैं, लेकिन एल्युमिनियम और जिंक जैसे धातुएं जो होती हैं अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति की हो सकती हैं। वे सिचुएशन पे निर्भर करता है। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, रिएक्शन मैंने दे दिया है। धातुओं को अम्लों के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा, तो धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलता है, मैंने रिएक्शन दे दिया। अन्य धातु के साथ किसी धातु का लवण का मिला दिया जाए तब क्या बनेगा, तब वहाँ पे भी अन्य धातु के जो लवण बना था उसके साथ जो है धातु का लवण बन जाएगा। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और धातुएं और अधातुएं आपस में अभिक्रिया करके क्या बना सकती हैं, तो ये तीनों चीज़ बना सकती हैं, अम्लीय और क्षारीय, अम्ल क्षार और लवण तीनों चीज़ बना सकती हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण रहा। ये वीडियो जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रिएक्शन पे आधारित है और ये रिएक्शन अति महत्वपूर्ण है। जैसे बात करते हैं जल के साथ अपक्रिया और दहन के साथ अपक्रिया और धातु अम्ल के साथ अपक्रिया, ये जो होती हैं ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे पूरी स्ट्रक्चर बनाई जाती है। और स्ट्रक्चर मैंने बनाया नहीं है, खाली मैंने क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर लिख दिया। स्ट्रक्चर के लिए आपको अपना बुक देखना पड़ेगा, बुक आप देख लीजिए और बुक में आप पूरा क्लियरिटी देख लीजिए, क्योंकि ये छोटा सा ज़्यादा बड़ा बोर्ड नहीं है, इस बोर्ड पर मैं पूरा नहीं डिजाइन कर सकता हूँ। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा आंसर पूरा लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग का सपोर्ट और सहारा रहा तो मैं डिजिटली बोर्ड ला दूंगा, लेकिन आप सपोर्ट करें, दोस्तों को भेजें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को बिल्कुल शेयर करें भाई, क्योंकि आपकी सहारा रहेगा तो हम जो है बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है आप हमारा मोटिवेशन दीजिए, हमको सब्सक्राइब बढ़ाइए, दोस्तों को भेजिए, उन दोस्तों को भेजिए। तो इस तरह से क्या होगा कि हम डिजिटली लाने की कोशिश करेंगे और डिजिटल जिस दिन आ जाएगा उस दिन इससे समझ लीजिए कि बेहतर से बेहतर कर देंगे और आपको मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो ये चीज़ें हो गई आपके 4 रिएक्शन, अति महत्वपूर्ण। नीचे का रिएक्शन बड़ी टॉपिक होती है, इस टॉपिक को हम बारी बारी से छोटे छोटे करके समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये चीज़ें हो गई आज के क्लास का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ।